Good morning, students. We have already started with your chapter 8, Sources of Business Finance, where we have seen that finance, as it is the blood of the business and it is required for various purposes, whether to meet the fixed capital requirement or working capital requirement. Then we have also seen the various bifurcation on the basis of generation, on the basis of time period, and so on. And we have also started with what do you understand by owner's fund and what are the various sources, where we have seen what do you understand by retained earning. So today we are going to move forward with the next sources under the heading owner's fund, that is equity shares and preference shares. Now first of all, what do you understand by share capital? बैलेंस शीट में जब भी आप नए बैलेंस शीट खोलोगे यू विल फाइंड द वर्ड शेयर कैपिटल. ठीक है, तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल जो आप रेज करते हो बाय इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है, जैसे अब तक 11th में शायद आपने इतना डिटेल में शेयर कैपिटल वर्ड नहीं पढ़ा होगा. यू माइट हैव ओनली स्टडीड अबाउट द वर्ड कैपिटल. तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? दी फंड दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर बिजनेस. ठीक है, इनिशियल फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है so that you can start with your business is termed as capital. शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? जब आप कोई कैपिटल रेज करते हो, किस तरह से? मार्केट में शेयर्स को इशू करके जब आप कोई कैपिटल रेज करते हो, दैट इज टर्म्ड एज शेयर कैपिटल. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये शेयर कैपिटल या शेयर का मतलब होता क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में आप देख रहे हो कि शेयर कैपिटल 50 lakhs का शेयर कैपिटल है. इसका मतलब क्या है? टोटल कंपनी ने हाउ मच कैपिटल हैज बीन रेज बाय द फर्म बाय इशू ऑफ शेयर? टोटल 50 lakh rupees हैज बीन रेज बाय द फर्म और द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय इशुएंस ऑफ द शेयर्स इज 50 lakhs. नाउ सपोज शेयर प्राइस इज ₹100. ठीक है, हर एक कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है ये दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है. एक होता है शेयर प्राइस और एक होता है नंबर ऑफ शेयर. शेयर प्राइस मतलब क्या है कि अगर सपोज आपको उस कंपनी का एक भी शेयर खरीदना है तो वो एक शेयर की कीमत क्या है? इट कैन रेंज फ्रॉम ₹100 और इट कैन गो टू इवन थाउजेंड्स एज वेल. ठीक है, जैसे आपने बड़े बड़े कंपनी शेयर मार्केट या थोड़ा बहुत आपने सुना होगा कि रिलायंस के शेयर की प्राइस बढ़ गई है या रिलायंस की शेयर की प्राइस घट गई है. तो ये जो शेयर है दैट इज टर्म्ड एज दी फेस वैल्यू ऑफ शेयर. फेस वैल्यू ऑफ शेयर मतलब जिस प्राइस पे आप शेयर को एक शेयर को मार्केट में बेचने वाले हो, दैट इज टर्म्ड एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर. या जिसमें आपने इशू किया है, ठीक है, दैट इशू प्राइस इज टर्म्ड एज फेस वैल्यू. और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू मतलब क्या है? वो शेयर की अब आज के टाइम पे उस शेयर की कीमत क्या है, दैट इज टर्म्ड एज मार्केट वैल्यू. तो यहाँ पे फिलहाल आपको इतना फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू में जाने की जरूरत नहीं है. राइट नाउ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू नो बाय शेयर प्राइस. द शेयर प्राइस का मतलब द प्राइस एट विच यू आर गोइंग टू इशू शेयर to the shareholders, that is termed as share price. तो let us assume कि एक शेयर की कीमत कितनी है? ₹100. तो आपने कैपिटल आपके पास कितना जमा हो गया? 50 लाख आपने जमा किया है प्लस आपका शेयर प्राइस क्या है? 100. यानी आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किया होगा? तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये जो 50,000 आता है दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी इशू बाय द फर्म. सो दैट इज टर्म्ड एज, इस तरह से आपका शेयर कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द शेयर प्राइस. नाउ कंपनी यूजुअली दो तरह के शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है. एक होता है इक्विटी शेयर एंड दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू नो बाय इक्विटी शेयर. सो द मनी दैट इज इश्यूड with the help of equity shares is known as equity share capital. यूजुअली बैलेंस शीट में जब आप शेयर कैपिटल लिखते हो तो उसमें बाइफर्केशन कंपनी देती है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए हैं या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू किए हैं. तो अगर आप इक्विटी के थ्रू शेयर्स इशू करते हो देन दैट इज टर्म्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल. नाउ यू माइट बी थिंकिंग ये इक्विटी क्या है और ये प्रेफरेंस क्या है? शेयर्स तो शेयर्स ही होते हैं. सो इक्विटी एंड प्रेफरेंस में उनके जो वर्ड्स है उसका डिफरेंस है. इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी रिप्रेजेंट्स दी ओनरशिप. यानी जो भी इक्विटी शेयर खरीदता है, ठीक है, दे आर टर्म्ड एज दी ओनर्स ऑफ दी फंड. दे आर, सो इट इज इंडिकेटिंग दी ओनरशिप ऑफ दी कंपनी. एंड हेंस जो भी कैपिटल आप ये इक्विटी शेयर्स को इशू करके रेज करते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड. ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इन ऑर्डर टू रेज दी फाइनेंस और फंडिंग फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो कंपनीज जब भी दे रिक्वायर एडिशनल फंडिंग दे गो फॉर इशुएंस ऑफ इक्विटी
शेयर। जो ये शेयर्स को खरीदता है दे आर टर्म्ड एज दी शेयर होल्डर्स ऑफ दी फंड। सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स जो ये इक्विटी शेयर बेयर करती है। सबसे पहला प्रेफरेंस क्या है? इट रिप्रेजेंट्स दी ओनरशिप। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इक्विटी का मतलब क्या है? इट इज गिविंग यू द इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो इक्विटी शेयर दे रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द फंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इसमें जो भी शेयर होल्डर्स है उनको कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है। What does this indicate? यानी whatever कंपनी की अर्निंग होगी उसी के बेसिस पे the equity shareholders will be paid their profit or they will be paid their return. So the second important feature of equity shares are the equity shareholder they are not getting any fixed dividend. There will be whatever the number of earnings will be there, जितना भी अर्निंग होगा उसके बेस पे they will be paid their return. Then the third important feature is they are known as residual owners. अब ये रेसिडुअल ओनर्स का मतलब क्या है? व्हेन कंपनी इज अबाउट टू गेट क्लोज, यानी उसे कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ दी कंपनी। जब कंपनी बंद होने वाली होती है, अब आपने जब कंपनी फॉर्म किया था, यू हैव टेकन मनी, ठीक है, यू हैव टेकन मनी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज एज वेल, जैसे आपके क्रेडिटर्स के पास से आपने पैसे लिए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज़ बंद करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास भी आपने उधार लिया हुआ है यू विल हैव टू पे देम बैक। जहाँ से भी आपने डेट लिया हुआ है आपको उनको वापस उनका पैसा देना पड़ेगा। सो जब आप कंपनी लिक्विडेट करते हो, सबसे पहला क्या होता है, जो हमारे बाहर के क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे कि जिनको हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं या बैंक फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन एनी लोन्स, ठीक है, ये कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। So when we are taking money from the creditors and when now we are going to close our firm, the very first thing that we have to do is we have to pay our creditors. तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है, सबसे पहला पैसा चुकाने वाले पार्टी कौन सी होती है? हमें सबसे पहले कौन सी पार्टी को पैसा चुकाना पड़ता है? दी वेरी फर्स्ट आर दी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पैसे देने के बाद सेकेंड नंबर किसका आता है? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ठीक है। इसीलिए नाम प्रेफरेंस है। का प्रेफरेंस वर्ड क्यों यूज किया हुआ है कि जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो जब पैसा लौटाने की बात आती है तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर के सामने उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। हेंस दे आर ऑल्सो दे आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू गेट लिक्विडेट, द वेरी फर्स्ट पार्टी टू whom we have to pay are the creditors. The second party to whom we have to pay the money is the preference shareholder. और बाद में अगर कोई पैसा बचता है तो कौन क्लेम करेगा? दैट दी इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी दी लास्ट वन टू हैव अ क्लेम ऑन दी कंपनी। हेंस दे आर नोन एज दी रेसिडुअल ओनर्स। व्हाई दे हैव नोन एज दी रेसिडुअल ओनर्स? बिकॉज उनको कब मिलेगा? सारे क्लेम्स खत्म हो जाने के बाद अगर कुछ बचता है देन दे आर गोइंग टू रिसीव देयर इनकम। हर एसेट सेटल, सब चीज सेटल होने के बाद उनको लास्ट में उनका क्लेम कर पाएंगे। हेंस दे आर नोन एज दी रेसिडुअल ओनर्स। तो उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलता है? दे आर टेकिंग हाई रिस्क, हेंस दे विल बी गेटिंग मोर एंड मोर परसेंटेज ऑफ दी अर्निंग। The next feature is limited liability limited to extent of capital contribution. Again यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, the liability will be limited to what? Whatever number of amount or whatever amount of capital have been contributed by the shareholder towards the company, उसके हिसाब से उनकी liability रहेगी। Then the next feature is they are having the right to vote. जैसे पहले ही हमने देख लिया कि they represent the ownership of the fund, hence they also get a right to vote in the जब भी मैनेजमेंट में कोई भी important decisions होता है they have the right to vote. They can take the decision and they can turn the stones on their part. And the last feature is no charge on assets. No charge on assets का मतलब क्या है कि कभी भी अगर कोई भी assets अगर आप just a second, इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी फंड्स रेज करना है, ठीक है, इक्विटी इश्यू करने के बाद, तो आपको कोई भी चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब आप को कोई भी आपके जो भी फर्म के एसेट्स है वो आपको मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है। हेंस दी एसेट्स ऑफ द कंपनी दे आर फ्री टू बी मॉर्गेज। आप कभी भी उनको मॉर्गेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हुई देन ओनली आप कभी भी बैंक कभी भी एसेट्स के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती है। सो दिस आर दी मेन फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर। सो क्विकली जस्ट विल गो थ्रू दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहला मेरिट क्या है? जो भी इन्वेस्टर्स हु वांट टू टेक हाई रिस्क एंड हु वांट हाई रिटर्न, the equity shares are the most suitable option.
देन यहाँ पे सेकेंड मेरिट क्या है आपका कि दी पेमेंट ऑफ जो डिविडेंड है इट इज़ नॉट कंपलसरी, जैसे हमने पहले देख लिया है कि कोई फिक्स डिविडेंड नहीं है, सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी। तो इसकी वजह से क्या है, ये बर्डन नहीं रहेगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि डिविडेंड अगर आपको कंपलसरी पे करना है सो इट इज़ अ बर्डन ऑन दी पार्ट ऑफ द कंपनी। सो दैट इज़ द एडवांटेज कि यहाँ पे कोई भी कंपलसरी नहीं है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो ये बर्डन नहीं होता कंपनी के ऊपर। देन थर्ड मेरिट इट सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल। व्हाई इट इज़ परमानेंट कैपिटल, आपको जो भी रीपेमेंट करनी है शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो आप कब करोगे, एट दी लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी फाइनली बंद होने वाली होगी तभी जाके आपको कैपिटल का जो भी रीपेमेंट करना है, जिसको जिसका जो भी हिस्सा देना है वो आप लास्ट में करोगे। तो इस तौर पे क्या है कि ये जो इक्विटी कैपिटल है इट इज सर्विंग एज अ परमानेंट कैपिटल। देन इक्विटी कैपिटल इट प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी। जितना ज़्यादा मार्केट में नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, उतना ज़्यादा उनकी शेयर वैल्यू होगी, या अपोजिट वे में अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा कंपनी की शेयर प्राइस होगी उतना ज़्यादा कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में होगा। और कहीं ना कहीं आगे चल के अगर आपको किसी से भी लोन लेना होगा तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई ये कंपनी तो अच्छा खासा कमा रही है, तो अगर उनको लोन की ज़रूरत पड़ती भी है तो वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम दी लोन। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। एंड देन फंड्स कैन बी रेज through equity issue without creating any charge of the asset। यानी we have already seen कि assets of the company आपको मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट यहाँ पे वोटिंग राइट्स है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल रहता है। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर। सो अगेन अगर सिमिलरली अगर हम डीमेरिट्स देखें तो जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि जिसको हाई रिटर्न की ज़रूरत है तो उसको हाई रिस्क भी लेना पड़ता है। तो उसका डिसएडवांटेज है कि अगर मुझे कोई स्टेडी इनकम चाहिए तो फॉर दैट इक्विटी शेयर इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। सिमिलरली जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होती है, यानी एक इक्विटी शेयर को अगर आपको मार्केट में फ्लोट करना है उसका कॉस्ट, और अगर सिंपल मैं बैंक से जाके लोन ले लूँ तो उसका जो कॉस्ट है ना, इसमें हम दोनों को कॉस्ट को कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी इज मोर एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ टेकिंग दी लोन फ्रॉम दी बैंक। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज यूजुअली मोर। देन सिमिलरली जितना ज़्यादा इक्विटी शेयर आप मार्केट में फ्लोट करोगे यानी उतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स क्रिएट होंगे, जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स क्रिएट होंगे उतना ही जो आपका राइट टू पावर जो है आपके पास वोटिंग का या मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन का वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। एंड अगर आपको कभी भी इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर यू हैव टू रेज दी फंड तो आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिलेज आपको बेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क टू इशू शेयर्स इन दी मार्केट। ठीक है, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी सेबी जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, आपको मर्चेंट बैंकर्स या जो मिडल मैन होते हैं उनको आपको अपॉइंट करना पड़ता है, बैंक्स में अकाउंट्स ओपन करना पड़ता है। सो इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसीजर whenever you have to issue shares with the whenever you have to raise money with the help of issuing of the share. So that is about the equity share. So what the second type of shares that is issued by the company is preference shares. As I have already discussed while explaining you the equity shares कि कंपनी या तो इक्विटी कर सकती है या तो प्रेफरेंस कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर नाम प्रेफरेंस क्यों दिया गया है, तो जैसे पहले मैंने बताया था कि whenever the company is going for liquidation, इक्विटी जो भी क्लेम पास करना है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किनको प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, एंड दे आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स। उनको प्रेफरेंस दिया गया है, प्रेफरेंशियल राइट उनको मिल रही है, एंड दे आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर? कैपिटल रेज थ्रू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे ये जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रेफरेंशियल राइट दो तरह की मिलती है। सबसे पहले फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे हमने इक्विटी शेयर में देखा था कि उनको कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर वाले को क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। जैसे यूजुअली आप अगर बैलेंस शीट देखोगे तो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर या 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऐसा परसेंटेज वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। तो व्हाट डज दैट परसेंटेज इंडिकेट? इट इज द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कि कुछ भी हो जाए, कंपनी लॉस भी क्यों ना अर्न करे, इतना रेट ऑफ डिविडेंड तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना ही करना है। एंड सेकेंड प्रेफरेंस उनको क्या मिलती है कि आफ्टर क्रेडिटर्स क्लेम आर सेटल दे गेट प्रेफरेंस। जैसे लिक्विडेशन, कंपनी जब लिक्विडेट होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है, तो सबसे पहले क्रेडिटर को आप उनका पैसा दे दोगे। क्रेडिटर को देने के बाद सबसे नेक्स्ट आपके लिस्ट में कौन होगा, प्रेफरेंशियल लिस्ट में कौन होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। So these are the two preferential rights that the preference shareholder enjoy as compared to that of the equity shareholder.
सो अगेन लेट्स टॉक अबाउट दी मेरिट्स ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले तो अगर आपको स्टेडी इनकम, ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है या सेफ प्ले करना है, तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज वन ऑफ दी ऑप्शन। क्यों यहाँ पे आप सेफ प्ले कर रहे हो? बिकॉज आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, 5%, 8%, 10% जो भी है। यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी अर्निंग्स। यू नो कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे इतना रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलने ही वाला है, तो आप यहाँ पे सेफ प्ले कर रहे हो। सो फॉर दैट सेफ प्लेयर जो भी है उनके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज वन ऑफ दी वेरी गुड ऑप्शन। सिमिलरली जिसको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए उनके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। देन इनको कहीं ना कहीं, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट दी गई है, वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स। इसके वजह से उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट के ऊपर। देन अगेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी है उनको प्रेफरेंशियल राइट मिल रही है इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। और अगेन ये भी किसी भी तरह का चार्ज ऑन एसेट्स नहीं होता है प्रेफरेंस कैपिटल के लिए भी, यानी इसमें आपको एसेट्स मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्विकली अगेन विल गो टू दी लिमिटेशंस ऑल्सो। तो जैसे फर्स्ट एडवांटेज जो था कि जिसको स्टेबल इनकम चाहिए उनको प्रेफरेंस शेयर इज द ऑप्शन, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जिनको भी हाई रिटर्न की ज़रूरत है, फॉर देम प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शन। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करता है? डाइल्यूट द क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। व्हाई इट डाइल्यूट द क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर? इट इंडिकेट्स दैट कि प्रेफरेंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हो? आप सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस देने वाले हो, तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर के क्लेम को डाइल्यूट कर रहा है। देन जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर का, ये यूजुअली जो इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर्स होते हैं उससे हाई होते हैं। डिबेंचर जो हम हमारे अपकमिंग सेशंस में हम पढ़ने वाले हैं, तो वो जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को, उसके कंपेयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का परसेंटेज कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। देन ये जो डिविडेंड आपको कब पे करना है? व्हेन एवर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी देन ओनली यू हैव टू पे दी डिविडेंड। तो यहाँ पे कोई भी अश्योर्ड रिटर्न नहीं है इन्वेस्टर्स का। ये एक अट्रैक्टिव पर्पस नहीं होता, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ भी हो जाए इतना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इसका मतलब क्या है कि इनकेस अगर कंपनी कभी लॉस कंपनी इनकर करती भी है, तो वो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका जो भी हिस्सा होगा वो दे दिया जाएगा। यानी उनको मिलेगा तो सही, लेकिन हो सकता है ये साल ना मिल के उनको नेक्स्ट ईयर मिले। तो व्हेनेवर दी कंपनी इज अर्निंग दी प्रॉफिट देन उनका जो डिविडेंड के ऊपर क्लेम है वो पहले आ जाएगा। एंड ये जो भी आप डिविडेंड पे करते हो वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। दैट मीन्स यू हैव, इसमें जैसे यूजुअली टैक्स सेविंग पर्पस के लिए अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनते हो तो वो एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी डिविडेंड आप कमा रहे हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है। So that's all for today. So equity shares and preference shares. Tomorrow we are going to discuss with the next three sources under the owners fund. Thank you.